नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं आर्थिक नियोजन का इतिहास और विकास। तो भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के जनक कौन है? तो ये कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, 1934 में सिफारिश की थी इन्होंने आर्थिक नियोजन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो ये ली है हमने रूस से, सोवियत संघ से। ठीक है, कब? 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू की गई थी रूस में ये। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई प्लानिंग कमीशन की? तो ये हुई है 15 मार्च 1950 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 6 अगस्त 1952 को। योजनाओं को पास करने के लिए काम करता था ये। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद कौन सी योजना? जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको पास करने का कार्य करता था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित और एक पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, किससे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल कृषि पर केंद्रित। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी। इसके निर्माता कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, भारी उद्योगों पर केंद्रित थी। ठीक है, भारी उद्योगों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य और नीतियां। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1974 से 1978 तक चली थी पंचवर्षीय योजना जो है पांचवी। ये एक साल पहले ही खत्म हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में रोलिंग प्लान को कौन लाया और कब लाया? तो 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था और ये पांचवी पंचवर्षीय के बाद आता है, इसी के बाद। ठीक है, और ये मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी उस टाइम, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी? तो ये थे स्वीडन के गुन्नार मेडल। ठीक है, इसी मॉडल पर रोलिंग प्लान लाया गया था। फिर है गॉडगिल योजना, सूखा और युद्ध के कारण प्रभावित हो गई थी, किसे कहा जाता है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गॉडगिल योजना, जो कि 1961 से 66 के बीच चलाई गई थी और इसके सूखा और युद्ध के कारण प्रभावित हो गई थी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब देखेंगे महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां। चमड़ा उत्पादन, जो भूरी क्रांति है हमारी, किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। फिर है पीली क्रांति, ये है तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड्स। फिर है काली क्रांति, तो काली क्रांति पेट्रोल और कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से संबंधित है। फिर है गोल क्रांति, तो आलू, आलू गोल होता है, आलू से संबंधित है। और जो पेट्रोल जो होता है, कच्चा पेट्रोल, वो भी काले कलर का होता है। इस तरह से याद रखना। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। फिर है नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। फिर है गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। फिर आती है लाल क्रांति, तो ये मांस और टमाटर से संबंधित है। फिर है सैफरन पर्पल क्रांति, तो ये केसर और लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है स्वर्ण रेशा गोल्डन फाइबर, जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया महत्वपूर्ण कृषि क्रांति है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और जीडीपी। तो जीडीपी और आय, वर्तमान में वैश्विक जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। ठीक है, पहले तीसरे स्थान में पहुंचने वाला था ये जो है इंडिया, लेकिन अब घटकर जो है वर्तमान में छठे स्थान पर आ गई है। ठीक है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र,
देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का? सर्विस सेक्टर, ठीक है। तृतीय टर्सरी सेक्टर भी बोलते थे, सर्विस टैक्स सेक्टर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देश में रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? तो कृषि क्षेत्र में। तो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं किसे? कृषि क्षेत्र को। लगभग 44% यहीं पर काम करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़े हैं। और इसी में जो प्राइमरी सेक्टर है, इसी में जो खनन होता है हमारा, ठीक है, जो भूमि से जुड़े उत्पाद हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो इसी में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो खुली अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो विदेशी व्यापार आयात निर्यात करना। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या है, हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, मंगाते भी हैं और बेचते हैं सामान। फिर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक, सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों की सहभागिता से जो अर्थव्यवस्था चलती है, मतलब सरकारी भी हो, प्राइवेट भी कंपनी काम कर रही है, तो वैसी जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक। तो जो SDG जो आई योजना, ये कब आया था? 2015 में आए थे। फिर 15 से 30 तक के लिए 17 गोल दिए गए हैं हमें, ठीक है। कितने? 17 गोल दिए गए थे। और इसमें जो टारगेट थे 169 टारगेट, ठीक है। 17 गोल और 169 टारगेट है। तो अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इतिहास। सबसे पहले 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो इसमें जो परिभाषित किया था, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से आई थी। इसमें जो SDG को लागू किया गया था। तो SDG 1 जो है किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन। फिर SDG 2 शून्य भुखमरी। SDG 3 है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ से संबंधित। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। SDG 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। SDG 6 है स्वच्छ जल और स्वास्थ्य से, ठीक है। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। असमानता में कमी, ये SDG 10। SDG 13 किससे संबंधित है? जलवायु कार्यक्रम, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है EVS में। तो इन्हें आपको याद जरूर करना है, ठीक है। भारत में SDG सूचकांक कौन जारी करता है? तो भारत में जो है नीति आयोग SDG सूचकांक जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम भूमि सुधार कार्यक्रम यूपी लेखपाल विशेष, ठीक है। भूमि सुधार संविधान की किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय है भूमि सुधार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, लेखपाल के लिए। भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना और भूमि का पुनर्वितरित करना, ठीक है, भूमि। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला कानून कब आया? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था। चकबंदी का क्या अर्थ है? तो किसानों की छोटी और बिखरी हुई खेत, बिगड़ी जोत को एक जगह मिलाना ही चकबंदी कहलाता है, ठीक है। फिर है भूमि की सीमा। लैंड सेलिंग एक्ट तय करने का क्या उद्देश्य था? तो भूमि के आकार को सीमित करना ताकि एक अधिकार ना हो, ठीक है। किसी के पास इतनी सारी भूमि और किसी के पास है नहीं, ठीक है, ऐसा ना हो, इसलिए ये लाया गया था। 2013 में 1984 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका नाम बदलकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो गया था, ठीक है। कब आया था? 2013 में आया था, इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। तब देखेंगे हम कृषि मूल्य और ग्रामीण वित्त पोषण। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? CACP करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये 1965 में स्थापित हुआ था। कितने में? 1965 में स्थापित हुआ है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब शुरू की गई? तो 1998 में शुरू की गई थी। इसमें उद्देश्य क्या था? किसानों की अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। और इसमें जो 4% के ब्याज पर 5 लाख तक का, ठीक है, बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जाता है किसानों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वह नाबार्ड, ठीक है। नबार्ड की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1984 को हुई थी, 1982 को, सॉरी। और ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक अपना कितना ऋण देते हैं?
तो 40% ऋण देते हैं। मुख्य रूप से कृषि और लघु उद्योग के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। तो चलिए आगे देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। भारत सरकार के ऋण उधार कार्यक्रम को कौन संभालता है? तो ये आरबीआई संभालता है। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, कितने बैंक थे? 14 बैंक। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1980 में भी हुआ था एक बार राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसमें 6 बैंकों का किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या अर्थ है? तो कम आय वाले गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना वित्तीय समावेशन का अर्थ है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई। ठीक है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के प्रकार है। तो यूपीआई जो हम करते हैं फोन पे, गूगल पे, वो है। और जो आई एम पी एस, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। ठीक है, इंटरनेट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऐसी आरटीए जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसे। और एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सारे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति, दरें और बाजार पर प्रभाव। तो बैंकिंग दरों के घटने बढ़ने से ब्याज पर क्या असर होता है? देखते हैं। तो पॉलिसी टूल, तो रेपो रेट। ठीक है, एक होती है रेपो रेट जिसे आरआर बोलते हैं। यह वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका प्रभाव, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंकों का ऋण महंगा होगा और बाजार में ऋण कम जाएगा। ठीक है, तो जो रेपो रेट है इसमें क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, लोन देता है। तो इसमें क्या है? बैंकों का ऋण महंगा होगा और बाजार में ऋण कम जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर होती है रिवर्स रेपो रेट जिसे आरआर बोलते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, यह वह दर होती है जिससे क्या है? बैंकों से उल्टा लेता है ऋण, लोन। फिर है बैंक रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, जो बैंक रेट होती है इस पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऋण दिया जाता है, जबकि रेपो रेट है, इनमें ये अंतर है। रेपो रेट में कम टाइम के लिए दिया जाता है। फिर है CRR, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं इसे, नगद आरक्षित अनुपात। तो बैंकों के अपने पास जमा राशि का जो हिस्सा नगद रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसे CRR बोलते हैं, मतलब अपने पास कुछ पैसे रखने जरूरी होते हैं। अगर CRR कम हो तो बैंक ज़्यादा ऋण दे पाएंगे, मुद्रण गुणक बढ़ेगा। ठीक है, मतलब पैसा ज़्यादा पहुंच जाएगा मार्केट में, तो महंगाई बढ़ जाती है फिर इससे। फिर है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, वह राशि जो बैंकों को अपने पास नगद स्वर्ण के रूप में रखनी होती है। ठीक है, तो अगर SLR बढ़ेगा तो ऋण योग्य फंड में कमी आ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो रेट्स है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। इसी तरह हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे। 1991 के आर्थिक सुधार, LPG नीतियाँ। तो 1991 में आर्थिक सुधार क्यों करने पड़े? तो राजकोषीय घाटा बढ़ना और महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार का मात्र 2 सप्ताह का बचा था। ठीक है, तो इसलिए 1991 में आर्थिक सुधारों को करने पड़े, जिसमें हम LPG लाए थे। ठीक है, LPG। चलिए आगे देखते हैं। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है? मतलब व्यापार से लाइसेंस राज और अनावश्यक सरकारी प्रतिबंधों को हटा देना, जिससे क्या है हमारे देश में बाहर से जो विदेशी कंपनियां हैं वो आए और अपना इन्वेस्ट करें यहाँ पे। ठीक है, इसलिए लिबरलाइजेशन लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG की फुल फॉर्म। फिर विनिवेशीकरण, डिस डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो सरकारी कंपनियों या संपत्तियों को निजी व्यक्ति संस्थानों को बेचना। मतलब सरकार अगर अपनी सरकारी जो कंपनियां हैं उन्हें बेचेगी निजी व्यक्तियों को, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की आर्थिक विदेशी व्यापार के साथ जोड़ना। ठीक है, मतलब जो हमारे जो
घरेलू अर्थव्यवस्था इसे व्यापार बाहर तक करना, विदेशों तक ले जाना, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। इन सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एलपीजी सुधार कब आए? 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम आए, ठीक। अभी 991 है, तो 9 से एक कम कर दी तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी व्यापार और विनिमय दर, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, डिवैल्यूएशन। तो इसमें निर्यात जो है, एक्सपोर्ट सस्ता होता है और आयात महंगा हो जाता है, ठीक है। हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो वो महंगा मिलता है, और हम जो भेजते हैं तो सस्ता जाता है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है, ठीक है। 1949 में, 1966 में और 1991 में, ठीक है। 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। विदेशी व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो अपने देश की तुलना में विदेशी बाजार में वस्तुओं को सस्ता बेचना ही हम डंपिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम अपना सामान विदेशों में सस्ता बेचेंगे तो उसे डंपिंग कहलाया जाएगा वो। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर, सोना, गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो है हमसे सोना खरीदने के लिए मना किया है, ठीक है। और जो जिससे इससे क्या है, हम बाहर विदेशों से जो सोना खरीदते हैं तो हमारा हमें जो पैसे देने पड़ते हैं डॉलर में देने पड़ते हैं, तो ये हमारे डॉलर जो खत्म होते जाते हैं, उससे जो है हमारा वो रेट गिरता है पैसे का, ठीक है। विश्व स्तर पर विदेशी व्यापार के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO जिम्मेदार है, जो कि 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था, ठीक है, इंपोर्टेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम जीएसटी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीएसटी की प्रमुख दरें कौन कौन सी हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अधिकतम कानूनी सीमा कितनी है? अधिकतम जो कानूनी सीमा है कितनी है? ये है 40%, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कुछ। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? यह गंतव्य पर आधारित है, ठीक है। कंजम्पशन या डेस्टिनेशन पर आधारित होता है। बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन पेश वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। बजट क्या करता है? पेश वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। फिर है वोट ऑन अकाउंट, क्या होता है? जब बजट पास नहीं होता तो सरकार द्वारा 2 महीने के खर्च के लिए लाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? वोट ऑन अकाउंट कहलाती है। तो चलिए आप देखते हैं। राजकोषीय नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी का संबंध किससे है? तो सरकार के खर्च, व्यय और कर टैक्स से संबंधित राजकोषीय नीति का, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी जो जीएसटी की जो दरें हैं ये, ठीक है, इनमें वर्तमान में जो चेंज कर दिया गया है, तो अब 0% और 5% और 18% और 40%, ये जो 4 हैं, ये 4 रह गई हैं। इसमें 12% को हटा दिया गया है और 28% की जगह 40% कर दिया गया है, ठीक है। जो 0% है ये आवश्यक वस्तुएं जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध पर है, ठीक है। फिर है 5%, ये रोजमर्रा की वस्तुओं, जरूरतों पर लगाया जाता है, जैसे कि घी, तेल, खाद्य तेल आदि पर, ठीक है। और फिर ये 18% है, ये 18% लगता है जो अधिकांश वस्तु जो सेवाओं पर लागू होती हैं, ठीक है, जो सेवाएं होती हैं जैसे सर्विस सेक्टर में। फिर जो 40% है ये लग्जरी जो सामान होते हैं विलासिता के लिए, जैसे तंबाकू, महंगी कारें, गाड़ी आदि पर लगता है, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी दर है? 4 ही है, 0, 5, 18 और 40, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वर्ष, तो 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। फिर 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम दोनों आए थे, ठीक है, 1950 में। 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP और MSP के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जो MSP जारी करता है कौन? CACP। फिर 1965 जो 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1969 में।
नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को ऋण हेतु, जो कृषि के लिए ऋण देता है नाबार्ड। नई आर्थिक नीति एलपीजी और मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था? 1991 को। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? वो थे नरसिम्हा राव। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1998 में आई। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2015 को। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, तो ये कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। तो हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और लेखपाल की तैयारी पूरे करते रहिए। ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए।